नमस्कार दोस्तों। असम में हेमंता बिस्वा शर्मा जी मुख्यमंत्री बन गए हैं, जिन्हें योगी आदित्यनाथ का अपग्रेडेड वर्जन बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री बनते ही बिस्वा शर्मा जी ने कई बड़े बड़े धमाके किए, उन पर चर्चा करेंगे। पहले आपको ये बता दें, बिस्वा शर्मा जी की आइडियोलॉजी अगर आपको समझनी है तो ये वही हैं जिन्होंने अभी असम में विधानसभा चुनाव के दौरान मुस्लिम मतदाताओं से वोट मांगने से साफ मना कर दिया था। उनसे कहा गया कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, ये तो सांप्रदायिक बात कर रहे हैं आप। तो उन्होंने कहा कि सच्चाई को हमें मान लेना चाहिए कि ये वो वर्ग है जो हमें वोट नहीं देता, इसलिए हम क्यों मांगे इससे वोट। तो इतनी साफ गोई से भारत में बात कहने वाले लोग बहुत कम हैं, जिस तरह से हेमंता बिस्वा शर्मा जी ने अपनी बात कही। तो ये हल्का सा उनके कैरेक्टर, उनकी विचारधारा को समझने के लिए एक हल्का सा परिचय है। अब दूसरी बात यह कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने प्रेस से बहुत सारी बातें की। मैं उन सब बातों में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात जिसने मेरे माइंड को क्लिक किया, वो उन्होंने कही कि ये जो 2019 में असम में एनआरसी हुई है, तो इस एनआरसी में जो नाम शामिल हुए हैं, इनमें 20% ऐसे लोग जो सीमावर्ती जिलों के हैं और 10% बाकी जिलों के, इनका वे रीवेरिफिकेशन कराना चाहते हैं। और ये रीवेरिफिकेशन के बाद अगर उसमें मामूली गलतियां पाई गई तो इस एनआरसी को चलने देंगे वे, लेकिन अगर इसमें ज़्यादा विसंगतियां पाई गई तो पुनः एनआरसी कराना चाहेंगे। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, इसकी गहराई में थोड़ा चलने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हमने 2019 जब ये एनआरसी चल रहा था और अगस्त 2019 में एनआरसी हुआ था, तो उस समय की न्यूज़ को थोड़ा खंगालना शुरू किया। तो आपको बताएं, अगस्त 2019 में ये लिस्ट आई थी, जिसमें 3,11,21,000 इतने नाम एनआरसी में शामिल किए गए थे। एनआरसी मतलब एनआरसी की लिस्ट में थे, और लगभग 19 लाख लोग ऐसे थे जो इस लिस्ट में नहीं थे। फिर से समझिएगा, लगभग 3,11,21,000 लोग एनआरसी में शामिल थे और लगभग 19 लाख लोग शामिल नहीं थे। जैसे ही ये लिस्ट आई, एक हंगामा सा शुरू हो गया। हंगामा इसलिए शुरू हो गया कि लोकल लोग जानते थे कि जिनको वो अच्छी तरह से जानते थे कि ये तो विदेशी हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी मुसलमान हैं, और जो कट ऑफ डेट थी 24 मार्च 1971 शायद थी, तो उस कट ऑफ डेट के बाद आकर के रहे हैं और सभी लोग जानते हैं कि वे विदेशी हैं। उनका नाम तो इसमें आ गया, और ऐसे लोगों का नाम, बहुत सारे लोगों का नाम गायब हो गया जिन्हें कि अच्छी तरह जानते थे कि वे भारतीय हैं, कोई पश्चिम बंगाल से आए हुए हिंदू हैं, कोई कुछ है। माने ये कि एनआरसी में बहुत बड़ी बदमाशी हुई है, ये बात लोगों को समझ में आ गई और एकदम हंगामा शुरू हो गया। तो बीजेपी के एक फायर ब्रांड नेता, उनका नाम है शिलादित्य देव करके है, उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि एनआरसी सॉफ्टवेयर को खराब किया गया है। वास्तव में ये गड़बड़ी कैसे हुई, तो हमने समझने का प्रयास किया। तो इस गड़बड़ी में हमने ये पाया कि जो फर्म उस सॉफ्टवेयर को मैनेज कर रही थी, एक तो आरोप उस फर्म पे लगा कि उसने गड़बड़ी की है, और दूसरा इसमें जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी, जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी उन पर आरोप लगा। तो दो लोगों की बदमाशी इसमें बताई गई।
अब जैसे कि शिलादित्य साहब क्या कहते हैं, शिलादित्य देव जी के एनआरसी सॉफ्टवेयर को खराब किया गया है और नागरिकों की लिस्ट तैयार करने में गड़बड़ी की गई है। लोग अधिकारों की सुरक्षा के लिए त्रुटि मुक्त एनआरसी चाहते थे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। यह हिंदुओं को बाहर रखने और मुस्लिमों को वैध घोषित करने का षड्यंत्र लगता है। शिलादित्य साहब ने यह भी कहा कि एनआरसी सॉफ्टवेयर की जांच की जाए, क्योंकि इसका मैनेजमेंट एक निजी फर्म द्वारा किया गया था और सरकार इसमें शामिल नहीं थी। समझिएगा, मतलब एनआरसी को मैनेज करने का काम एक निजी फर्म कर रही थी और असम सरकार से इसका मतलब नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि ये एनआरसी जो है सही नहीं है, हमें मान्य नहीं है और दूसरी एनआरसी होनी चाहिए। इसी तरह से असम का एक एनजीओ है, असम पब्लिक वर्क्स, एपीडब्ल्यू। वास्तव में असम में जो है एनआरसी के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने याचिका लगाई थी, उसमें एपीडब्ल्यू सबसे ऊपर है। तो इन्होंने भी ये कहा कि एनआरसी को अपडेट किया जाना चाहिए, एनआरसी को रीवेरिफिकेशन किया जाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो एनआरसी एक दोषपूर्ण दस्तावेज साबित होगा। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि अदालत ने इनकी मांग को खारिज कर दिया पुनः सत्यापित करने की। अब आपको एक खबर जो है इकोनॉमिक टाइम्स से बताते हैं, ये 16 मार्च 2020 की है, 16 मार्च 2020 की। आप तिथि पर ध्यान दीजिए, अगस्त 2019 में एनआरसी की लिस्ट सामने आई थी और 16 मार्च 2020 माने लगभग 7 महीने बाद इकोनॉमिक टाइम्स में एक समाचार प्रकाशित हुआ और इसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया, और हेडिंग ही इसकी बताई, इन्होंने जो बनाई थी वो ये बनाई थी कि ये जो एनआरसी है इसमें 89 विदेशी घोषित व्यक्तियों, है ना, विदेशी घोषित व्यक्तियों व उनके परिवारों के नाम शामिल किए गए हैं। माने ऐसे 89 लोग जिनको कि असम की एक ट्रिब्यूनल के द्वारा ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये विदेशी हैं, उनके और उनके परिवारों, उनके वंशजों के नाम इस एनआरसी में शामिल हो गए। तो गड़बड़ी तो बिल्कुल साफ है, गड़बड़ी तो बिल्कुल साफ दिखाई देती है। इसीलिए एपीडब्ल्यू ने कहा कि 100% रीवेरिफिकेशन कराया जाए, ये एनआरसी के साथ बहुत सारी बदमाशियां होंगी। अच्छा, इसमें इसी समाचार में ये भी साफ साफ लिखा गया है, बताया गया है कि इस बात की आशंका प्रकट की गई है कि लगभग 80 लाख जो है अवैध घुसपैठिए इस एनआरसी में शामिल कर लिए गए हैं, जिनमें बहुत सारे जिहादी भी हैं। तो यह एक बहुत बड़ा आरोप है। 80 लाख गलत लोगों को इसमें शामिल किया गया है, और जिहादी होने का मतलब ये है कि भारत के एकता और अखंडता के लिए भी लोग खतरा है, भारत की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। और इसका एक और जो है हाँ, एक और बात जो इन्होंने बताई वो ये बताई कि असम में एक है मोरेगांव जिला। तो मोरेगांव जिले में एक व्यक्ति था जिसको कि ट्रिब्यूनल ने घोषित कर दिया था, जांच करने के बाद पाया था कि ये व्यक्ति विदेशी है। लेकिन मजे की बात ये रही कि एनआरसी तैयार करने वालों तैयार करने के लिए जब लोगों की ड्यूटी लग रही थी तो उसमें इस व्यक्ति को भी शामिल किया गया। माने कि एक ऐसे व्यक्ति की ड्यूटी लगा दी गई एनआरसी तैयार करने में जो कि खुद एक घोषित विदेशी था, मतलब जिसे खुद बाहर निकाला जाना था। फिर इसके बाद क्या होता है कि मोरेगांव जिले में 39 ऐसे संदिग्ध परिवार थे जिन डिप्टी कमिश्नर जो मोरेगांव जिले के थे उनकी रिपोर्ट आई थी कि 39 ऐसे परिवार हैं
जो कि संदिग्ध हैं, जो कि विदेशी हो सकते हैं, वे भी इस एनआरसी में शामिल थे। तो इस तरह से इस एनआरसी को लेकर के बहुत सारे जो है आरोप जो है बहुत पहले से लग रहे थे। अब हम आपको एक और इंडिया.com से एक खबर आपको बताते हैं। उन्होंने भी यही कहा कि एनआरसी जो है दोषपूर्ण दस्तावेज साबित होगा, क्योंकि इसे पुनः सत्यापित करने की एपीडब्ल्यू की मांग खारिज कर दी गई। एपीडब्ल्यू के हवाले से एक्चुअल में यह कहा गया है। तो इस तरह से स्थिति मतलब आप समझिए, मतलब अगर हम इसको संक्षेप में अगर हम कहें तो ये मामला बहुत ही गंभीर था। एनआरसी का मामला बहुत ही गंभीर था और एनआरसी में बहुत सारे बांग्लादेशी घुसपैठियों, है ना, मुस्लिम घुसपैठियों, तो क्योंकि हिंदुओं को तो सीएए में शामिल किया जा रहा है, तो बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को इसमें इस एनआरसी में शामिल कर लिया गया था। और दूसरी तरफ जो भारत के जो है हिंदू लोग थे, उसमें से बहुत सारे लोगों को इससे बाहर कर दिया गया था। तो ये बदमाशी बिल्कुल साफ दिख रही थी और इसकी मांग लंबे समय से चल रही थी कि इस एनआरसी को जो है रीवेरिफिकेशन किया जाए। तो जिस तरह की हेमंता विश्व शर्मा की विचारधारा है, जिस तरह से उनकी काम करने की शैली है, जो दक्षता और उनकी सूझबूझ है, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि उन्होंने जो ये घोषणा की है इसका काफ़ी महत्व है। और असम में एनआरसी तैयार करने में जो गड़बड़ी की गई है उसे वो ठीक करेंगे। और अगर ये ठीक करते हैं तो निश्चित रूप से आज असम में जो 34% एक पॉपुलेशन, एक है ना, एक विशेष समुदाय को आपको दिखाई दे रहा है, एक बड़ा हिस्सा, उसमें आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। क्योंकि अब अगर आप ऐसे समझिए, क्योंकि अगर 3,11,21,000 है ना, इतने लोग हैं, अब इसमें से अगर 80 लाख अगर आप कम कर देते हैं, इसमें से आप 80 लाख कम कर देते हैं, तो ये संख्या लगभग रह जाएगी 2 करोड़ 30-32 लाख के आसपास रह जाएगी। 2 करोड़ 30-32 लाख की, आप इसको 2.5 करोड़ भी मान लीजिए, तो भी ये मतलब आप ये समझिए कि लगभग अगर 80 लाख इसमें से आप कम कर देते हैं तो लगभग 20 से 25% कम हो जाएगी। मतलब आज जो 34% आपको एक विशेष समुदाय दिख रहा है, वो 34% हो सकता है कि आपको 14% दिखने लगे, और वास्तव में 14% ही उनकी प्राकृतिक जनसंख्या है, बाकी तो सब घुसपैठ के रूप में है। तो बहुत ही बड़ी समस्या चालू हो जाएगी। विश्व शर्मा जी ने एक साहसिक निर्णय लिया है, और जिस तरह को सूझबूझ वाले हैं, तो मेरा तो ये विश्वास है कि इस निर्णय को वो पूरी कुशलता के साथ लागू करेंगे, संपादित करेंगे और घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और मेरा तो ये भी अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि न केवल इस एनआरसी को सही करें, बल्कि उन लोगों का भी पता लगाएं जिन्होंने ऐसे लोगों को इस लिस्ट में शामिल करने में भूमिका निभाई है। मतलब कि जिनके षड्यंत्रों के कारण, जिनकी मिलीभगत के कारण ऐसे मुस्लिम घुसपैठियों को, ऐसे जिहादियों को इस एनआरसी में शामिल किया गया है, उन लोगों की भी पहचान की जाए और उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए, जिससे कि भविष्य में कोई इस तरह की बदमाशी करने का साहस न कर सके। क्योंकि अब समय ये आ गया है तो मित्रों कि केवल इतने से काम नहीं चलेगा कि अवैध घुसपैठियों की पहचान करो, बल्कि उन लोगों की भी पहचान करो जो इन अवैध घुसपैठियों की मदद कर रहे हैं और उनको लीगलाइज करने के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं। उनकी भी पहचान करो और उन्हें दंडित करो, जिससे ऐसे लोगों का मनोबल टूटे। ये बहुत ज़रूरी है। देश बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है और उस संकट को बढ़ाने में इन घुसपैठियों का बहुत बड़ा हाथ है। अभी बंगाल की हिंसा में भी हमने देखा, उसमें बहुत बड़ी संख्या में ये लोग शामिल हैं। तो और पूरे भारत के लिए खतरा है। ये लोग तमाम अपराधों में लिप्त होते हैं। आप कहीं का भी अपराध का अगर आप आंकड़ा उठा के देखिएगा तो आप बहुत जगह पे आपको मिलेंगे। ड्रग्स की तस्करी में ये मिलते हैं, हथियारों की तस्करी में ये मिलते हैं, दंगे करने में मिलते हैं, आगजनी करने में मिलते हैं, सरकार के खिलाफ रोड जाम करने में मिलते हैं, हत्याएं करने में मिलते हैं, तमाम चोरी, डकैती, छीना झपटी, चेन स्नैचिंग, तमाम जगह ये लोग शामिल हैं। तो एकदम भारत के लिए ये बहुत ही बड़ी बीमारी है
इन्हें बिल्कुल पहचाना जाना चाहिए और इनका तबीयत से इलाज किया जाना चाहिए, और इलाज उन लोगों का भी किया जाना चाहिए जो उनकी मदद कर रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, हेमंत बिस्व शर्मा को क्या कहें, बहुत ही मतलब थैंक्स कि उन्होंने ये साहसिक निर्णय किया। अब देखना ये है कि अपने इस निर्णय को कितनी कुशलता से वे लागू कर पाते हैं। बाकी मुझे तो ये आशा है कि वे पूरी कुशलता से इसे लागू कर पाएंगे। ठीक है मित्रों, फिर मिलेंगे। नमस्कार।